जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम प्रिय रंजन है और मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो सामान्यतः इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग होता क्या है। हम जानते हैं कि हमारी जो आय होती है वो आय का एक निश्चित हिस्सा हम बचत के रूप में रखते हैं और उस बचत को हम विभिन्न मदों में खर्च करते हैं, जैसे कि कूलर ले लेना, एसी ले लेना, फ्रिज ले लेना या स्कूटर, कार वगैरह ले लेना। तो ये जो होता है एक तरह का सामान्य अर्थों में विनियोग से संबंधित होता है। लेकिन जब हम सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में विनियोग की बात करते हैं तो ये आपका फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी वित्तीय विनियोग से संबंधित होता है। इसको हम लोग देखेंगे कैसे। तो मान के चलिए ये जो आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड जो मैनेजमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात आती है। तो इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आपकी जो इनकम होती है, आप जानते हैं कि आपकी जो इनकम है ये इनकम आपकी एक्सपेंसेस और सेविंग्स के बराबर होती है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इनकम यानी आपकी जो आय होती है ये किस चीज़ के बराबर होती है, तो व्यय यानी खर्च और बचत के बराबर होती है। ये चीज़ पता है हमें। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि ये जो बचत का, चूँकि ये टोटल इनकम का एक पार्ट होता है सेविंग, इसको हम लोग कह सकते हैं आपकी टोटल परचेजिंग पावर कितनी है। टोटल परचेजिंग पावर जो आपकी होगी वही एक तरह से आपकी इनकम को डिनोट करती है, दर्शाती है। तो इस हिसाब से आपका जो इनकम हो गया वो टोटल एक्सपेंसेस और सेविंग के बराबर होता है। और सेविंग जो होती है आपकी, उस सेविंग को आप क्या करते हैं, तो उस सेविंग को आप कूलर में, आप चाहें तो कूलर ले लेते हैं, एसी ले लेते हैं, कार ले लेते हैं या फिर स्कूटर वगैरह ले लेते हैं। तो इसमें आप इसको खर्च कर देते हैं। तो जैसे मैंने एक कार ले ली, मुझे एक स्कूटर लेना है, मुझे एक साइकिल लेनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके इन्वेस्टमेंट को बताते हैं। तो इस तरह का जो भी आपका खर्च होता है ये थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है, तो ये जनरल एक्सपेंसेस की तुलना में बड़ा होता है और टिकाऊ होता है। इसके द्वारा जो आप एसेट्स वगैरह क्रिएट करते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट में आते हैं। तो ये जो इसका मीनिंग हो गया कि आपकी कुल परचेजिंग पावर का एक हिस्सा जो आप सेविंग्स के रूप में रखते हैं, या कुल इनकम का एक हिस्सा जो आप अपने बचत के रूप में रखते हैं, और उस बचत से आप कूलर, एसी, कार या स्कूटर वगैरह जैसी कुछ चीज़ें खरीदते हैं। तो ये आपका हो गया कि आपने विनियोग किया, ठीक है। लेकिन इस तरह का जो विनियोग हुआ आपका, ये विनियोग असल में आपका इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका जनरल मीनिंग हो गया इन्वेस्टमेंट का। जनरल ये मीनिंग हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। क्योंकि अब इसको ज़रा हम ऐसे समझेंगे कि जनरल इन्वेस्टमेंट ये होता है, लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं यानी पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड मैनेजमेंट या सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसमें आपका ये जनरल इन्वेस्टमेंट की बात हम नहीं करेंगे। जनरल मीनिंग यानी जनरल मीनिंग के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट की, यानी वित्तीय विनियोग की हम बात करेंगे, ठीक है। वित्तीय विनियोग की हम बात करेंगे। तो अब एक और चीज़ आपका क्या है, वित्तीय विनियोग की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक और बात सामने आती है कि आखिर वित्तीय विनियोग के बारे में कितने लोग जानते हैं। तो आप जानते होंगे कि सामान्य रूप में जो एक सामान्य व्यक्ति होता है वो
चूँकि उसे वित्तीय विनियोग या वित्त से संबंधित वित्त के गुण, कार्य या इसकी जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में उसको जानकारी ना के बराबर होती है। तो ऐसे में वह फिनंशियल इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों से ताल्लुकात नहीं रखता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, एक सामान्य जो व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति, ये सामान्य व्यक्ति मुद्रा की तरलता पर ध्यान देता है, यानी मुद्रा की तरलता को ध्यान में रखता है, जिसको लिक्विडिटी ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लिक्विडिटी ऑफ मनी, चूँकि इसको हमेशा पैसे की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या फिर मार्केट से किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए उसको हमेशा कुछ ना कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए वो उसको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रखता है। और लिक्विड फॉर्म का मतलब हो गया कि या तो वो कैश इन हैंड रखेगा या फिर कैश एट बैंक रखेगा। यही इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, क्योंकि उसके पास जो होता है ये फिनंशियल मार्केट जैसे चीज़ों के बारे में उसको जानकारी क्या होती है, इस तरह के व्यक्तियों को इस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी कम होती है, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग कि आप जो आपने जब देखा मुद्रा की, आपने देखा क्या कि जनरल मीनिंग के रूप में हम देखते हैं क्या कि एक कूलर ले लिया, एसी ले लिया, कार ले लिया, स्कूटर ले लिया, ये सारी चीज़ें आप कहते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया। लेकिन फिनंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं और उस फैक्टर्स को हम लोग किन चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो जैसे उसको जिसको हम लोग फिनंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो फिनंशियल इन्वेस्टमेंट में आपका आता है जैसे फिनंशियल मार्केट एक होता है। फिनंशियल मार्केट के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, अपनी बचत का एक हिस्सा करते हैं, तो वो बॉन्ड्स के रूप में करते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिवेंचर्स के रूप में करते हैं, फिर आप इक्विटी शेयर्स के रूप में करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में करते हैं, ठीक है। ये सब के सब जो आपके हैं फिनंशियल मार्केट के अंतर्गत जो आप इन्वेस्टमेंट आपका होता है, आपने बॉन्ड खरीद लिया, डिवेंचर्स खरीद लिया, इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए, ये सब के सब आपके जो भी हैं ये सब आपके फिनंशियल मार्केट के अंतर्गत फिनंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इसके बारे में जब हम देखेंगे तो विनियोग के अर्थ के बारे में अब समझेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो एक इंट्रोडक्शन थी उसके बारे में। अब थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो डिफिनीशन के बारे में जब हम चलते हैं तो ये देखते हैं हम क्या, विनियोग क्या होता है, यानी इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये आपको मुद्रा के वर्तमान क्रय शक्ति का एक हिस्सा होता है। मुद्रा की वर्तमान क्रय शक्ति का एक हिस्सा होता है जो भविष्य के क्रय शक्ति में वृद्धि करता है, ठीक है ना। मुद्रा की वर्तमान क्रय शक्ति का एक हिस्सा होता है जो भविष्य के क्रय शक्ति में वृद्धि करता है। यही है इन्वेस्टमेंट। विनियोग क्या होता है, तो मुद्रा की वर्तमान क्रय शक्ति का एक हिस्सा होता है जो भविष्य के क्रय शक्ति में वृद्धि करता है। तो ये जो मुद्रा की वर्तमान क्रय शक्ति का एक हिस्सा होता है, ये हमने बताया था, ये आपका क्या हो जाता है, मुद्रा की वर्तमान क्रय शक्ति का
तो ये मतलब हो जाता है आपका, ये आपका टोटल इनकम जो होता है ना उसका एक पार्ट होता है। वर्तमान क्रय शक्ति यानी प्रेजेंट में आपकी जो इनकम है उससे ये संबंधित हो गया, तो ये आपके इनकम को डिनोट करता है। वर्तमान क्रय शक्ति का एक हिस्सा है, यानी आपके इनकम का एक पार्ट होता है वो इन्वेस्टमेंट, आपके इनकम का एक पार्ट होता है जो भविष्य के क्रय शक्ति में वृद्धि, यानी जो भविष्य में जो आपको टोटल इनकम में ग्रोथ होता है, टोटल इनकम में जो वृद्धि होती है उसको ये डिनोट करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या देखते हैं कि भविष्य के क्रय शक्ति में जो वृद्धि होती है, यानी प्रेजेंट इनकम का, चूँकि ये एक पार्ट होता है का पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान क्रय शक्ति कहते हैं। और जो फ्यूचर जो टोटल इनकम हो गया उसमें जो वृद्धि हुई, ठीक है, यानी भविष्य के क्रय शक्ति में वृद्धि जो हो गई उसी से रिलेटेड होता है ये, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विनियोग कहते हैं। तो आप देखते हैं क्या कि आपकी टोटल इनकम में जो आपके टोटल इनकम का एक पार्ट जो भविष्य में इन्वेस्टमेंट के चलते भविष्य में विनियोग के कारण बढ़ जाता है, तो आप देखते हैं कि जब वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं तो इसमें टाइम फैक्टर बहुत बड़ा रोल करता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वर्तमान और भविष्य, वर्तमान में जो आप खर्च करते हैं इस उद्देश्य से कि भविष्य में आपको ज़्यादा इनकम हो, तो उसमें एक तो टाइम फैक्टर होता है, दूसरा जो होता है रिस्क होता है उसमें, यानी समय और जोखिम तत्व दोनों सम्मिलित होते हैं जो कि विनियोग के दो पहलू होते हैं। समझ गए? तो इस हिसाब से हम इसकी डिफिनीशन को क्या कह सकते हैं, तो एक जो और डिफिनीशन है इसका, उस डिफिनीशन को हम लोग विद्वानों की कुछ कथन होते हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण कथन है, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। ये है आपको शर्पर और अलेक्जेंडर। शर्पर और अलेक्जेंडर का क्या कथन था? शर्पर और अलेक्जेंडर, इन्होंने क्या कहा था? शर्पर और अलेक्जेंडर ने कहा कि भावी निश्चित मूल्यों के लिए वर्तमान में निश्चित मूल्यों का त्याग ही विनियोग कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो भावी निश्चित मूल्यों के लिए वर्तमान में, भावी निश्चित मूल्यों के लिए वर्तमान में निश्चित मूल्यों का त्याग, निश्चित मूल्यों का त्याग विनियोग है, विनियोग है। तो इसमें भी वही फैक्टर्स हो गए, प्रेजेंट इनकम का पार्ट होता है वर्तमान क्रय शक्ति और भविष्य की क्रय शक्ति के बारे में, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि निश्चित मूल्यों, इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं, भावी निश्चित मूल्यों के लिए वर्तमान में निश्चित मूल्यों का त्याग विनियोग कहलाता है। यानी कि आप किसी चीज़ में इस उद्देश्य से इन्वेस्ट करते हैं कि कल को उसके दाम में वृद्धि होगी, उसके मूल्य में वृद्धि होगी, तो जब उसके भाव बढ़ जाते हैं और उसके बाद में उसको सेल कर देते हैं तो उससे आपको क्या होता है? प्रॉफिट हो जाती है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे शर्पर और अलेक्जेंडर ने यही कहा है, भावी निश्चित मूल्यों के लिए यानी आगे के निश्चित मूल्यों के लिए वर्तमान में निश्चित मूल्यों का त्यागी विनियोग कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट को क्या कह सकते हैं? तो आप इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं या कह सकते हैं क्या कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इस प्रकार से यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि भविष्य में संभावित प्राप्तियों के आधार पर वर्तमान में त्याग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट या विनियोग ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है ना। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं क्या, इस प्रकार से विनियोग एक ऐसी प्रक्रिया है
प्रक्रिया है जिसमें भविष्य में संभावित प्राप्तियों के आधार पर वर्तमान में त्याग किया जाता है। भविष्य में संभावित प्राप्तियों के आधार पर वर्तमान में त्याग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई। ये विनियोग का निष्कर्ष क्या निकला? तो विनियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि भविष्य में संभावित प्राप्तियों के आधार पर वर्तमान में त्याग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके जो विनियोग के तत्व निकले, भविष्य में संभावित प्राप्तियों के आधार पर, यानी इसमें एक समय तत्व आपका शामिल हो गया। दूसरा आपका सैक्रिफाइसिंग, त्याग करना होता है और ये जो त्याग होता है आपके जोखिम से संबंधित होता है। त्याग को दूसरी भाषा में जोखिम कहते हैं। और एक चीज़ क्या है आपका कि समय, त्याग और उससे जो रिटर्न मिलता है, जो आपकी इनकम होती है संभावित, ये चीज़ें इसमें इस चीज़ से संबंधित है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी दें। धन्यवाद आपका।